हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th में साइंस में आप लोग को पढ़ाया जा रहा था। आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने आप लोगों को सही तरीके से बताया था, आप लोग शायद समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ पहले के जो हमने पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइंड कर देते हैं, ताकि आप लोग को याद आ जाए क्या क्या पढ़ाया गया था। पहले आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में ये पढ़ाया गया था, दो चीजें मैंने बताई थी, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जो केमिकल चेंज होता है, जब जहां कभी मैंने ये बताया था आप लोगों को, जब कभी केमिकल चेंज होता है तो गारंटीड होती है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होता है। तो आपके उसके इफेक्ट भी बताए गए थे कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमने आपको बताया था वहाँ पे कलर चेंज हो सकते हैं और उसके स्टेट भी चेंज हो सकते हैं, और वहाँ पे गैस रिलीज भी हो सकती है, उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, यानी वो चेंज हो सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल उसके देखे थे, किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और हमने आप लोग को उसको आइडेंटिफाई करना बताया कैसे वहां पे हो रहे थे बहुत सारे रिएक्शन। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो एलिमेंट करते हैं, जो भी कंपाउंड जिनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से। जितने भी साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की खोज की, जब एलिमेंट की खोज की तो उन्हें उस एलिमेंट यानी उस तत्व के बारे में प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी पता करनी होती है। दो टाइप की प्रॉपर्टी हमेशा होती है किसी भी एलिमेंट की। किसी भी जब भी कोई तत्व या कोई भी एलिमेंट मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, तो उसकी दो प्रॉपर्टी मालूम करना बहुत जरूरी होती है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका साइज आ जाएगा, है ना, साइज, मास, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसका रेडियाई क्या है, ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब हम अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने पे क्या हमको प्रोडक्ट दे रहा है, यानी रिएक्शन करने पे क्या हो रहा है उसके साथ, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मींस आप ये समझना कि हमें वो दिखाई नहीं देता। केमिकल रिएक्शन जो होता है हम उसे देख नहीं सकते कि वो कैसे हो रहा है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी होती है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी खासियत होती है, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम केमिकल अब केमिकल प्रॉपर्टी उसकी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग केमिकल, इसी वजह से हम एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ रहा है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन, यानी वो कैसा इक्वेशन है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आसानी से उसको हम समझ सके। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन का तरीका बढ़ाने की कोशिश की। पहले क्या हुआ कि पहले जब एलिमेंट आया तो उसके नामकरण किया गया, जिसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। धीरे धीरे आगे फिर जब उसको एक स्टेटमेंट में लिखा जाता था, जैसे कि हम आपको एक स्टेटमेंट दिखाते हैं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, आपको ये एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में दे चुका हूं। तो यहाँ पे आप देखो, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में किसी भी मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो होता क्या है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताओ, ये सेंटेंस उन्हें लिखना पड़ता था जब कोई केमिकल, जब वो किसी के साथ, देखो इन्होंने रिएक्शन कराया, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई, जो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, तो इसे एक स्टेटमेंट में लिखा गया है। तो स्टेटमेंट में लिखना एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो गया, यानी अगर और भी इनके साथ अगर हम किसी भी कंपाउंड को अगर मिलाते या किसी एसिड को मिलाते या किसी बेस को मिलाते, तो ये स्टेटमेंट नहीं लगता आप लोग को और बड़ी हो जाती। तो इन सभी स्टेटमेंट को कम करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए और भी केमिकल इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहले उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा, अब स्टेटमेंट में लिखने के बाद उन्होंने सोचा कि इसे थोड़ा सा
कम किया जाए। तो कम करने के लिए उन्होंने क्या क्या लाया, एक वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम समझेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या है। तो वर्ड इक्वेशन में केवल उन्होंने वो चीजें उठाई स्टेटमेंट में, सारी जो मैटर था, जो बोलते वक्त जो वर्ड यूज करते थे, उन सारे मैटर को हटाया उन्होंने, और उन्होंने मेन मेन जो उनके एलिमेंट है उनको उठाया। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को उठाया और यहाँ से ऑक्सीजन को उठाया, इसको प्लस किया, मींस ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। प्लस का मींस क्या हो गया, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से वर्ड इक्वेशन लिखा जाता है। तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट वाला किसी भी रिएक्शन को स्टेटमेंट में लिखा जाता है सबसे पहले, फिर उसको आगे और अच्छी तरीके से समझने के लिए, ताकि आसानी हो, ज्यादा बड़ा ना हो, तो उसे क्या किया गया, वर्ड इक्वेशन में लिखा गया। और वर्ड इक्वेशन में इस तरीके से लिखा गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये एरो जो टुवर्ड्स बताता है कि किधर की डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से बनता है। अब हम देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन एक्चुअली में है क्या। वैसे आप लोग जान चुके हो, द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया आप लोग के सामने, रिएक्टेंट्स। क्या आया है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट कुछ लोग समझ चुके होंगे, या कुछ लोग समझ चुके होंगे अगर जिन्होंने किताब थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, आगे आ चुके हो, आप लोग के पास टाइम काफी है, क्योंकि इस वक्त जो देश की हालात चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा शायद थोड़ी बहुत जान के। तो फिर भी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, शायद दिख नहीं रहा, कोई मिट गया, लिख देता हूँ मैं, रिएक्टेंट। फिर से देखते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो सॉरी, वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन हमें ये बताता, दिखाता है कि किस तरीके से रिएक्टेंट्स चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। मींस रिएक्टेंट तो चेंज होता है प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये रिएक्टेंट कौन होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो इधर की साइड हैं, जो रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आफ्टर द रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट जो भी हमारा कंपाउंड बनता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। इनके बीच में एक एरो रखा जाता है, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, ये पार्ट हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, और ये एरो क्या डिनोट करता है, एरो डिनोट करता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो जब भी रिएक्शन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको एरो से उसके डायरेक्शन को दिखाया जाता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है और कौन सा हमारा प्रोडक्ट बना है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पता करते हैं कौन किधर की साइड रहता है। तो अगर हम बात करें तो एरो की जस्ट हम कंपेयर करेंगे, एरो से रिलेट करते हुए करेंगे, एरो से रिलेट करते हुए करेंगे। एरो से रिलेट क्या करेंगे कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एरो के राइट हैंड साइड। तो देखो, रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट जो होगा वो एरो के राइट हैंड साइड पे होगा। और देखो एरो करता क्या है, एरो के बारे में बता देते हैं। एरो हेड, एरो हेड, ये एरो, ये हेड है। तो पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट, हमेशा वो किधर की तरफ पॉइंट करेगा, उसका हेड प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करेगा, एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इससे हमें ये भी पता चलता है कि डायरेक्शन यानी रिएक्शन की जो दिशा है, यानी अभिक्रिया की जो दिशा है, वो किधर की तरफ है। और हम लोग हिंदी के लिए भी बताते हैं, तो रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकर्मक, ठीक है, और उसको उत्पाद, क्या बोलेंगे, अभिकर्मक और उत्पाद, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा, जो भी साइंटिस्ट थे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट में, फिर वर्ड में, और वर्ड को भी उन्होंने क्या किया, मिनिमाइज करने की कोशिश की, ताकि इसे और छोटा लिखा जाए, पूरा नाम ना लिखते हुए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके सिंबल्स जारी किए, यानी इनकी सिंबल्स की मतलब उन्होंने नोमेनक्लेचर किया, एक सिंबल दिया इसको, ताकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। तो मैग्नीशियम को लिखा जाता है जैसे हम तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे,
केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस। ऑलवेज जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं वही हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हमने इसके जो मैग्नीशियम का जो सिंबल था वो क्या था, Mg, और ऑक्सीजन का जो सिंबल था वो क्या है, O2, यानी O से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके ये सिंबल हो गए। अब ये सिंबल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किए जाएंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये और आसान हो गया हमारे लिए, या सभी के लिए आसान हो गया। हम आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं और ये बहुत ही छोटा भी है, हमारा टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है, क्या केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो दो, मैंने बताया रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक, जब उसमें अभिकर्मक जब यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो जो उनकी जो मात्रा होती है, जैसे एटम्स भी बोलते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो मात्रा क्या पहले जब वो रिएक्शन कर रहे थे और जब रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है क्या उसकी मात्रा बदल सकती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों की संख्या क्या रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या बदल जाएगी, हम ये देखते हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम पढ़ेंगे इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में बनाया जाता है। कोई भी केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस फॉर्म में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है बैलेंस, जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या बताया गया है आप ध्यान से देख सकते हो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी मास को, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, यानी ना तो बढ़ाया जा सकता है, और ना ही घटाया जा सकता है। बात इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको। मींस इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्वों की संख्या है, जो एलिमेंट्स के नंबर्स हैं, वो ना तो रिएक्टेंट के पहले कम होंगे और ना तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें या कम या ज्यादा होंगे। मींस ये है रिएक्शन के पहले जो हमारा रिएक्टेंट है यानी अभिकर्मक है, उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या है, जो तत्वों की संख्या है वो बराबर होगी। जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट की संख्या क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे देखेंगे the total mass of the elements present in the product, मतलब रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान का काउंट किया जाएगा। जैसे कि एक इक्वेशन मैंने दिखाया है यहाँ पे, अभी समझाऊंगा मैं, तो ध्यान से देखना। तो अभी पहले समझ लेते हैं कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो टोटल मास है, उनका जो संपूर्ण द्रव्यमान ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल, ये क्या होगा, बराबर होगा टू द मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, यानी जो भी मास एलिमेंट के अभिकर्मक में प्रेजेंट है, यानी रिएक्शन होने के पहले जो हमारे पास कंपाउंड थे, जो एलिमेंट्स थे, उनकी जो संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, वो रिएक्शन होने के बाद भी उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ पे आराम से हम समझ सकते हैं इसे। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि एक एलिमेंट हमारे पास जिंक और एक है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ये बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड होता है, बहुत ही तेज होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो जिंक जब भी H2SO4 से रिएक्शन करता है, जब भी जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है, यानी ये मेटल है और ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड है। अभी आप लोगों को बात आगे पढ़ाया जाएगा, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो, आप इसे रिलेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन में बताया था
केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें से गैस इवोल्यूशन भी, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का उत्सर्जन होना, तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो ये इस समय ये भी पता चल रहा है कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, गैस क्या होती है, रिलीज होती है, गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, निकल रही है। अब ध्यान से समझते हैं, हमने लिया जिंक, अब जिंक को H2SO4 के साथ क्या किया, रिएक्शन कराया। जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा बन के क्या आया, जिंक सल्फेट। क्या बन के आया, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब मैं समझाता हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको कैसे रिलेट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, पूरा हमारा प्रोडक्ट है। मैंने बताया था एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक, और लेफ्ट एरो के राइट हैंड साइड क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब ध्यान से देखना, अब जिंक को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पे जिंक की संख्या ध्यान से देखना, एक है। कितना जिंक है यहाँ पे, एक, और यहाँ पे कितना जिंक है, एक, और यहाँ पे कितना H की संख्या अगर देखें तो H2 है, यानी H की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे भी H की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे S देखें तो S कितना है, केवल एक। यहाँ पे भी S कितना है, केवल एक। यहाँ पे O को देखें तो O के साथ क्या लगा हुआ है, 4, तो O4 यानी O की संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ पे भी O की संख्या क्या है, 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन से पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के अंदर टोटल मास क्या है, सेम है, और प्रोडक्ट में जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनका भी टोटल मास क्या है, सेम है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। और कुछ इक्वेशन जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, हमें उन्हें बैलेंस करना होता है। यानी रिएक्शन के बाद मतलब ये समझना होता है कि पहले से ही वो बैलेंस नहीं होते। हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हम जनरली करा रहे हैं, इसलिए हमें फॉर्मूले पता होता है कुछ कंपाउंड का, इसलिए डायरेक्टली हम उसे लिख देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो किस रेशियो में मिलाए जा रहे हैं, किस रेशियो में मिलाए जा रहे हैं हमें पढ़ते वक्त ये नहीं पता। जब हम उसका लेबोरेटरी में जब उसके साथ रिएक्शन कराएंगे उसके अंदर केमिकल को लेके, तब हमें उस रेशियो में उन सारे एलिमेंट को रखना होता है। वही रेशियो हमें मेंटेन करना होता है यहाँ पे। अब हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, Fe3O4। इसे क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे Fe है, क्या है, Fe क्या है, आयरन, तो यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने देखा कितना है, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन केवल यहाँ पे अकेला है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं मैं। हमारे पास आयरन है, आयरन को हमने रिएक्ट कराया, आयरन को हमने क्या किया, रिएक्ट कराया आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे हमें मिलता क्या है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस
हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। एक बात आप लोग ध्यान देना, जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है, तो जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है तो आप बैलेंस करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो किसी भी कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो बैलेंस करते वक्त। सपोज चेंजिंग कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अगर 2 की कमी आ रही है, अगर आप 2 लगाना चाहते हो तो यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला अब क्योंकि कोई भी कंपाउंड एक रेशियो में बनता है, आप लोग को आगे बताया जाएगा, शायद आप लोग 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, इसका मास कितना होता है 1, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो ये 1:8 रेशियो में क्या होता है, मिलाए जाते हैं, 1:8 रेशियो में मिलाए जाते हैं। आपने अगर थोड़ी सी भी गलती की यहाँ पे लिखा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज, यानी यही रेशियो है वाटर का बनने का। आप कोई दूसरा रेशियो नहीं लगा, यहाँ पे 16 हो गया तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, और 32 होने की वजह से रेशियो क्या हो गया 1:16। अब ये वाटर का रेशियो नहीं है, मींस ये वाटर का कंपाउंड भी नहीं है, जो हमने फॉर्मूला लिखा ये वाटर का नहीं रहा। इसलिए हमें जो भी चेंजिंग करनी होगी उसकी यूनिट में करनी होगी। यूनिट में चेंजिंग करने का मतलब ये होता है कि आपको अगर मात्रा बढ़ानी है तो हम आगे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर भी ये डबल हो गया, मतलब ये 2 था तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन पे भी 2 है तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 2। मींस इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन जो यहाँ पे नीचे लगे हैं ये इनके रेशियो को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान देना इस बात को। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन में हमने देखा कि ये Fe है, H2O जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम एक टेबल बनाते हैं, इसे बैलेंस करने के लिए एक टेबल आप लोग को बनाना होगा। इस टेबल में जितने एलिमेंट है उसको आप यहाँ पे लिख दो, जितने भी एलिमेंट है आप यहाँ पे लिख दो, उसे हमने लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर रिएक्शन, यानी वो एलिमेंट्स की संख्या जब रिएक्शन से पहले एलिमेंट्स की संख्या हमें पे लिखनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने के बाद जो एलिमेंट्स की संख्या है उसे यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं FeHO, ठीक है, और उसके नंबर भी लिख लेते हैं जब रिएक्शन से पहले उसके पास क्या क्या नंबर थे। तो Fe कितना है आप लोग देखो 1 है, कितना है 1 है। तो H को देखो, H कितना है 2 है, O कितना है 1 है। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, ये चेंज हो गए, तो आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, Fe की वैल्यू कितनी हो गई 3, और H की वैल्यू कितनी हो गई, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 4, 2, और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें तो टोटल जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 है, और यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं 6 2 3 9 हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शन हमें बैलेंस करना होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर, जब टेबल बनाओगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा, चाहे वो किसमें हो, बिफोर द रिएक्शन, चाहे वो आफ्टर द रिएक्शन, चाहे वो बिफोर द रिएक्शन हो चाहे आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन से चाहे पहले हो चाहे रिएक्शन के बाद, उस एलिमेंट को ढूंढेंगे जिसकी संख्या क्या है, ज्यादा है। कहां ढूंढेंगे, चाहे जहां ढूंढो आप, चाहे रिएक्टेंट में ढूंढो चाहे प्रोडक्ट में ढूंढो। तो ध्यान से देखना, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन के पास 4 एलिमेंट है, वो भी रिएक्शन के बाद। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ध्यान से देखना, हम 4 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई अपने इक्वेशन में करेंगे, ताकि इस टेबल को समझते चले। तो हमने क्या किया, हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बनाने हैं,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक बॉक्स में रख लेंगे, इसे नहीं छोड़ना है, बॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जो भी चेंजिंग करनी है बॉक्स के बाहर करनी है, ताकि हमें समझ में आते रहे कि अंदर क्यों नहीं करेंगे, अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट वो कंपाउंड वो नहीं रह जाएगा। तो ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 था, आफ्टर द रिएक्शन 4 था, तो बिफोर द रिएक्शन भी हमें 4 करना होगा। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 4 मिल गया, यानी हमारा ये बैलेंस हो गया, यानी ये 4 हो गया। लेकिन इसके 4 करने की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस क्या आए हैं, हमारे ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे 2 था और ये 4 टाइम्स लग गया, तो 4 2 8 हो गया। हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। हमारे हाइड्रोजन कितने हो गया, 8 हो गया। अब जब हम फिर से चेक करेंगे अपने टेबल को, तो हमने टेबल में देखा कि सबसे मैक्सिमम बार यानी मैक्सिमम टाइम्स कौन आया हुआ है, हाइड्रोजन। कितना हो गया, 8। हमें फिर से इसे बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के लिए यानी हमारे पास जो बिफोर द रिएक्शन वो कितना है, 8 है, आफ्टर द रिएक्शन में जाएंगे तो वो कितना है, 2 है। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन हमें क्या करना होगा, 4 टाइम्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स कर दिए। तो इसको करने से कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि अकेला था। तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस। अब हमें क्या करना है, एफई में देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पे कर रहे हैं, बिफोर द रिएक्शन, तो बिफोर द रिएक्शन ये रहा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो, हमारा बैलेंस, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से हमारा जो रेशियो था, जब हम रिएक्शन करा रहे थे, तो इस मात्रा में हमें सारे कंपाउंड को लेना था। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस इक्वेशन। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमें सबसे पहले मैक्सिमम, जिस चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, जिसमें एलिमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, उससे पहले हमें बैलेंस करना होता है। इसी प्रोसेस में हम आगे चलते रहेंगे, हर बार टेबल को अपडेट करते 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 हमारा इक्वेशन क्या होगा, फाइनली आपने देखा ना, फाइनली क्या हो गया, इक्वेट हो गया। इधर भी वही नंबर्स हैं, इधर भी वही नंबर्स है। इस तरीके से रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस तरीके से आप लोग जितने भी आप लोग को अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ ऐसे इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होंगे, उसको आप लोग बैलेंस करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।